एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह डिटर्मिनेंट्स पर फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का प्रसार किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सारणिक की परिभाषा क्या होती है। देखिए लिखा हुआ है, हम वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं जो उस वर्ग आव्यूह का अद्वितीय हल हो। कैसा? अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। अतः इस संख्या को वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। फिर कहा जा रहा है, आव्यूह ए के सारणिक को इस तरह से दो लाइनें खींचकर फिर ए या DET ऑफ ए या डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट में कहा जा रहा है, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है। सारणिक किसका होता है? केवल वर्ग आव्यूह का। आयताकार आव्यूह का सारणिक नहीं होता। चलिए इन तीनों बातों को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि हम वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं जो उस आव्यूह का अद्वितीय हल हो। यहां अद्वितीय हल से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि अद्वितीय हल का क्या मतलब होता है। जैसे देखो, आप क्लास 10th में रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। रैखिक समीकरण जैसे मान लीजिए आपके पास दो समीकरण इस तरह से दिए जाएं, 2x + 3y = 10 और दूसरा समीकरण लिख दिया जाए 4x + 10y = 80। ये दो समीकरण लिख दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इनको सॉल्व करके x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो आप सब लोग x और y का मान ज्ञात कर ले जाओगे। जिस भी मेथड से करोगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, चाहे विलोपन विधि लगाओगे, किसी भी विधि से सॉल्व करोगे तो x और y के मान ज्ञात कर ले जाओगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि x और y के कितने मान निकलें, कितने हल निकलें, तो यह आप कैसे जानते हो? x और y के कितने मान निकलेंगे यानी कितने हल होंगे, यह आप कैसे जानते हो? तो उसके लिए आपने एक तरीका पढ़ा होगा, एक मेथड पढ़ा होगा। इस समीकरण को आप जनरल रूप में, ये जो पहला समीकरण लिखा हुआ है आपका, इसे यदि आप जनरल रूप में लिखो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, a1x + b1y = c1 और दूसरे को लिख सकते हो इसे a2x + b2y = c2। ठीक है। अब ये जो x के गुणांक हैं, यहां x का गुणांक क्या है? a1, y का गुणांक b1। इस वाले दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और इन दोनों में अचर पद c1 c2 हैं। आप इनका अनुपात ज्ञात करते हो। आप क्या निकालते हो? a1/a2 निकालते हो, फिर b1/b2 ज्ञात करते हो और c1/c2 ज्ञात करते हो। ठीक है ना। ये तीनों ज्ञात करने के बाद इसकी तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है, पहली स्थिति कि यदि a1/a2 = हो b1/b2 = हो c1/c2। यदि यह स्थिति बन जाए तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के अनंत हल होते हैं। कहने का मतलब यहां x और y के अनंत मान निकलेंगे, x के भी अनंत मान निकलेंगे और y के भी अनंत मान निकलेंगे। ठीक है ना। इसकी जो दूसरी स्थिति होती है, सेकंड कंडीशन है, वो ये है कि यदि a1/a2 = b1/b2 but is not equal to c1/c2, तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। यानी समीकरण निकाय के कितने हल होंगे? 0 हल। 0 हल का मतलब कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ x का भी कोई मान नहीं ज्ञात कर पाओगे आप लोग और y का भी कोई मान ज्ञात नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। और जो तीसरी स्थिति है, थर्ड ये है कि यदि a1/a2 is not equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2,
तो ऐसी स्थिति में समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। इसी एक हल को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। कैसा? अद्वितीय हल। तो यहां देखो, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है? अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। क्या कंडीशन है? कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। फिर इसको लेफ्ट साइड ला लो तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यही बात यहां कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि हम वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं जो उस वर्ग आव्यूह का अद्वितीय हल हो। अतः इस संख्या को वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो समीकरण हैं, 2x प्लस 3y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 8y बराबर 70। ये दो समीकरण है। ये तो समीकरण रूप में, रैखिक रूप में लिखे गए हैं। इन्हें यदि आपको आव्यूह रूप में लिखना पड़े, किस रूप में? आव्यूह रूप में। तो आव्यूह रूप में इसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले गुणांकों को लिखा जाता है। 2 3 3 8 को लिखोगे तो ये 2 3 3 8 लिखोगे, इंटू यक्स वाई करोगे, बराबर ये हो जाता है 10 और 70। ठीक, किसी समीकरण को आव्यूह रूप में कैसे लिखा जाता है ये आप इसी चैप्टर में यानी सारणिक में सीखोगे। पर आप समझ लीजिए कि इस रैखिक समीकरण को आव्यूह रूप में इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो, ये जो है इसे आप a1 कह रहे हो, इसे b1 कह रहे हो, इसे आप a2 कह रहे हो, इसे b2 कह रहे हो। अब आपने पढ़ा अद्वितीय हल के लिए a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जरा करके देखो तो, ये है a1, ये है b2, यानी 2 गुणे 8 माइनस 3 गुणे 3। तो 2 गुणे 8 करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 3 करोगे तो 9 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा ये 7। तो 7 इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। कहने का मतलब इस आव्यूह का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यही आप परिभाषा में पढ़ रहे हो। देखो, वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा संबंधित कर सकते हैं जो उस वर्ग आव्यूह का अद्वितीय हल हो। अतः इस संख्या को वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। तो देखिए, आपके पास ये एक वर्ग आव्यूह था, इसे आप एक संख्या द्वारा संबंधित कर दिए जो इस आव्यूह का अद्वितीय हल को प्रदर्शित कर रहा है। अतः इस 7 को इस दिए गए आव्यूह का सारणिक कहते हैं। क्लियर ना? यही बात आपसे कही जा रही है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि यदि कोई आव्यूह a है, मान लीजिए a बराबर है 1 2 3 4, तो इस आव्यूह a के सारणिक को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। कुछ लोग इसको मॉड ऑफ a पढ़ लेते हैं, जो कि पढ़ना गलत होता है। इसे मॉड ऑफ a नहीं पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आव्यूह a के सारणिक को इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ a अथवा DET ऑफ a लिखते इस तरह से हैं, DET, और पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, या डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a या DET ऑफ a या डेल्टा ऑफ a इक्वल टू हो जाएगा। अभी देखो, यहां आव्यूह का चिन्ह बना है, ये आव्यूह का चिन्ह है, इसे आप सारणिक के चिन्ह में बदलोगे, 1 2 3 4 लिख दोगे, ये सारणिक का चिन्ह हो गया। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 यानी 4, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर ये 3 गुणे 2 हो जाएगा 6, तो ये बन गया -2। ये -2 इस आव्यूह के संख्यात्मक मान को निरूपित कर रहा है, और यही -2 इस वाले आव्यूह का सारणिक कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो किसी भी आव्यूह a के सारणिक को इस तरीके से दो लाइनें खींचकर a पढ़ते हैं क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ a या DET ऑफ a या डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात कहा जा रहा है
कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है। ऐसा क्यों? चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक समीकरण है 2x + 10y = 80 और मैं आपसे कहूं कि इसको सॉल्व करके आप x और y का मान ज्ञात करिए, तो आप कहोगे कि इसमें x और y का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें चर की संख्या है 2, एक चर है x और एक चर है y। चर की संख्या है 2, इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें 2 समीकरण चाहिए होते हैं। तो मान लो अब मैं एक दूसरा समीकरण दे दूं, 3x - y = 40, ऐसे में दे दूं। तो अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके आप x y का मान निकाल सकते हो, लेकिन जब इसे आप आव्यूह रूप बनाओगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 2, 10, 3 - 1। और यह आव्यूह कैसे बना? एक वर्गाकार आव्यूह बना, 2 × 2 का, ठीक ना। इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं कि मेरे पास एक समीकरण है x + y + z = 10। दूसरा समीकरण है 3x - 2y + 8z = 60। और मैं कहूं कि इन दोनों को सॉल्व करके आप x y का मान ज्ञात करो, तो आप कहोगे कि इन दोनों को सॉल्व करके x y का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें x y z 3 चर हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें 3 समीकरण की जरूरत होगी, जबकि हमें केवल 2 समीकरण दिया गया है। इसलिए आपको एक समीकरण और बनाना पड़ेगा। मान लो तीसरा समीकरण है x - 2y - 8z = 5, ठीक है। तो अब जब इनसे आप आव्यूह बनाओगे तो देखिए आव्यूह क्या बनेगा, यहाँ x का गुणांक है 1, y का गुणांक है 1, z का गुणांक है 1, तो 1 1 1 हो गया। ये हो जाएगा 3 - 2 8, तो 3 - 2 8। यहां बन जाएगा 1 - 2 -8, तो 1 - 2 -8। फिर से देखो यहां आपको एक 3 × 3 का आव्यूह मिल गया, जो कि एक वर्ग आव्यूह है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सारणिक केवल और केवल वर्ग आव्यूह का होता है। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है, कभी आयताकार आव्यूह का नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। सारणिक का परिभाषा समझ गए होंगे, फिर ये आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, किसी आव्यूह के सारणिक को किस तरह प्रदर्शित करते हैं ये समझ गए। फिर आप ये समझ गए कि सारणिक सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का होता है, कभी भी आयताकार आव्यूह का नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं सारणिक के प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें पहला देखिए लिखा हुआ है प्रथम कोटि के सारणिक का प्रसार। तो प्रथम कोटि का सारणिक का प्रसार समझने से पहले समझ लो कि प्रथम कोटि कहोगे किसे। मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह है a = 1, जिसकी कोटि है 1 × 1, ठीक है। तो यह एक वर्ग आव्यूह हुआ ना, वर्ग आव्यूह है, इसकी कोटि है 1 × 1, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम कोटि का आव्यूह, ठीक है ना। मान लो कोई दूसरा आव्यूह है b =, उसमें 4 अवयव हैं, 2 3 4 5, इस तरह से इसकी कोटि कितनी बन जाएगी, 2 × 2 बन जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि का आव्यूह। ऐसे मान लो कोई आव्यूह c बराबर है, इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं Cij, और इसकी कोटि है 3 × 3, तो इसे आप कहोगे तृतीय कोटि का आव्यूह। इसी तरीके से मान लो आव्यूह d बराबर है Dij, इसकी कोटि है 4 × 4, तो इसे आप कहोगे चतुर्थ कोटि का आव्यूह। क्लियर ना। तो अब जो आपको प्रसार करना है ये प्रथम कोटि के सारणिक का प्रसार करना है। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आव्यूह a बराबर है 3, ठीक। अब इसका सारणिक बनाना है, तो इसके सारणिक को आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इस तरह से लिखो det ऑफ a, चाहे इसे को आप डेल्टा बना दो। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सारणिक 3, और सारणिक 3 का मान हो जाता है 3। यानी यदि आव्यूह में सिर्फ एक अवयव है तो उसका सारणिक वही मान हो जाएगा। जैसे मान लो आव्यूह b बराबर है 12,
तब इसका जब आप सारणिक लोगे तो इसे लिखोगे सारणिक बी, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 12। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। तो जरा इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई आव्यूह ए बराबर है इस तरह से 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको इसका सारणिक चाहिए तो इसके सारणिक को आप इस तरह से लिख दोगे और इसे क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हिंदी में पढ़ना चाहोगे तो पढ़ोगे सारणिक ए। तो सारणिक ए बराबर हो जाएगा, अब जो ये आव्यूह का चिन्ह था इसे सारणिक के चिन्ह में बदल दो, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक। अब अगर ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसका प्रसार करने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, यानी 2 गुणे 5 10 लिख दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, 4 गुणे 3 तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, -2। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा आव्यूह बी बराबर है 6 3 2 1 और आपको इसका सारणिक निकालना है, तो इसके सारणिक को आप लिखोगे सारणिक बी यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 6 3 2 1। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लोगे, यानी 6 इंटू 1 हो गया 6 माइनस 2 इंटू 3 ये हो गया 6, 6 माइनस 6 ये हो गया 0। क्लियर ना? अब हम लोग चलते हैं तृतीय कोटि के सारणिक के प्रसार पर। ये देखिए क्या है, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। तो मान लीजिए कि एक आव्यूह ए बराबर लिखा हुआ है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपको इसके सारणिक का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसे सारणिक रूप में लिखोगे। तो सारणिक ए बराबर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब इसका आप प्रसार करोगे तो इसका प्रसार करने के आपके पास 6 तरीके होंगे। जो ये लाइन है, इस लाइन को आप कहते हो R1, तो आप इसका प्रसार R1 के सापेक्ष कर सकते हो। इस लाइन को कहते हो R2, तो इसका प्रसार आप R2 के सापेक्ष कर सकते हो। इस लाइन को बोलते हो R3, तो इसका प्रसार R3 के सापेक्ष कर सकते हो। ये लाइन है C1 C2 C3, तो कहने का मतलब किसी भी कॉलम के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो। तो जो ये 3x3 का सारणिक है, इसका प्रसार आप कुल 6 तरीके से कर सकते हो। 6 तरीकों में से किसी भी तरीके का आप यूज कर सकते हो। चलिए हम एक एक तरीका आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार। तो जिसके सापेक्ष करना हो उसे आप यहां नीचे लिख लो। तो नीचे लिख लो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब आप R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, देखो क्या लिखोगे, R1 में कौन कौन है, R1 में है 1 2 3, तो इन्हीं के सापेक्ष प्रसार करना है। तो इसे आप लिखोगे सारणिक ए बराबर, सबसे पहले 1 लिखोगे। अब यह भी ध्यान देना पड़ता है कि इसके साथ कभी कभी आगे प्लस लगाया जाता है, कभी कभी माइनस लगाया जाता है। तो कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा जरा यह समझ लेते हैं हम लोग। तो ये जो 1 है यह है अवयव A11, A11। ये जो 2 है ये है अवयव A12 और ये वाला क्या है, अवयव A13। तो इनके साथ प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, यह ऐसे डिसाइड किया जाता है कि A11 के लिए हम क्या करते हैं, -1 टू द पावर 1 + 1 करेंगे। अब ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2, -1 टू द पावर 2 हो जाएगा 1। तो यानी कि 1 के साथ हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस, ठीक है। यहां पर देखिए जो A12 है, यहां हम लोग लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 2, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3। अब -1 की घात 3 करोगे तो -1 आ जाएगा।
कहने का मतलब 2 के साथ माइनस लगेगा। ऐसे ही A13 के लिए आप करोगे -1 टू द पावर 1 + 3, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4। -1 टू द पावर 4 हो जाता है 1, इसलिए इसके साथ प्लस लगेगा। तो इसका नियम क्या है प्लस या माइनस लगाने का? हम लोग क्या करते हैं, -1 टू द पावर I + j को सॉल्व करते हैं। यदि यह प्लस आया तो उसके साथ प्लस लगा लेते हैं, और यदि यह माइनस आया तो उसके साथ, उस अवयव के साथ माइनस लगा लेते हैं। जैसे देखो ये जो है 1 1, इसके साथ -1 टू द पावर I + j की प्लस आया तो यहाँ 1 के साथ प्लस लगाया जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगा लो। अच्छा, चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है। तो ये +1 हो गया। ठीक, ऐसे 2 के साथ माइनस लगेगा, 3 के साथ प्लस लगेगा। ये जो तरीका आप पढ़े, ये तरीका थोड़ा सा टिपिकल है। हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका वो ये है कि जैसे ये अवयव A11 है, तो आप इसी 1 1 को ऐड कर दो। किसको कर दो? 1 1 को ऐड कर दो। कहने का मतलब I + j को आप जोड़ दो। यदि I + j जोड़ने पर सम आ जाए तो उसके साथ प्लस चिन्ह लगा लीजिएगा, और यदि I + j करने के बाद, I और j जोड़ने के बाद यह विषम आ जाए तो इसके साथ माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है ना? चलो देख लेते हैं। यह वाला अवयव है A11, तो जोड़ने पर आया 2, इसलिए इसके साथ प्लस। ये अवयव है A12, जोड़ने पर आएगा 3, तो इसके साथ माइनस। ये है 1 3, ऐड करोगे तो 4 आएगा। 4 सम संख्या है, इसलिए इसके साथ प्लस। ये जो है 2 1, 2 1 ऐड करोगे 3 आएगा। एक विषम संख्या, इसलिए इसके साथ माइनस। ये है 2 2, ऐड करोगे तो 4 आएगा, यानी प्लस। तो इस तरीके से ये प्लस माइनस ये बनता चला जाएगा। यानी देखा जाए तो अल्टरनेट 1 प्लस 1 माइनस। ये वाला प्लस में लिखा जाएगा, ये माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से अल्टरनेट लिखा जाता है। ठीक है, तो अब तक आप सीख गए कि किसी भी अवयव के साथ प्लस लगाया जाएगा कि माइनस। अब देखते हैं इसका प्रसार कैसे करना है। सबसे पहले 1 लिखोगे प्लस में। अब देखो कि 1 किस किस लाइन में है उसको छोड़ दो, बाकी को आप लिख लीजिए। तो 1 किस लाइन में है? इस R1 लाइन में है और इस C1 लाइन में है। इन दोनों को छोड़ दो तो बचा क्या? बचा यहां पर 5 6 8 9, इसको आप लिख लीजिए। क्लियर? अब आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो, तो यहां तो 1 लिख चुके हो, अब 2 लिखने का नंबर है। अब बताओ 2 प्लस में लिखोगे कि माइनस में? तो आप डिसाइड कर चुके हो कि 2 को माइनस में लिखा जाएगा, तो ये हो गया -2। अब देखो 2 किस किस लाइन में है? तो ये R1 में है और C1 में है। तो R1 और C1 को छोड़ दो तो देखो क्या बचेगा, यहाँ 4 6 7 9, उसको लिख लीजिए आप। 4 6 7 9। उसके बाद अब किसको लिखने का नंबर है? 3 को। 3 को प्लस में लिखोगे कि माइनस में? तो इसे लिखोगे प्लस में, +3। अब जब +3 लिख दोगे तो ये R1 लाइन और C3 लाइन छूट जाएगा। बचेगा फिर क्या क्या? यहां बचेगा 4 5 7 8, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। ये 1 रहने दो, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 9 करोगे तो ये हो गया 45, फिर माइनस का चिन्ह। 6 × 3 करोगे तो ये हो गया 48। यहां लिखिए -2। 4 × 9 करोगे तो 9 चौक 36 हो गया, माइनस 7 × 6 करोगे तो ये 42 हो गया, +3। इसको सॉल्व करिए। 4 × 8 करोगे तो 4 8 32, माइनस 7 × 5 करोगे तो 7 5 35 हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए। यहां ब्रैकेट के अंदर -3 बचेगा। -3 का गुणा 1 में करोगे तो ये हो गया -3। यहां ब्रैकेट के अंदर बचेगा -6। -6 का गुणा -2 में करोगे तो ये बन जाएगा +12। इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर -3 बचेगा। -3 का गुणा 3 में करोगे तो ये हो गया -9। तो इन सबको सॉल्व करो। देखो -12 +12 ये मिला के सब हो गया 0। तो 0 ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर है ना। देखो ये प्रसार हम किसके सापेक्ष किए हैं, R1 के सापेक्ष किए हैं। इसी तरीके आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। यानी 3 × 3 कोट के आव्यूह का प्रसार करने का कुल कितने तरीके होंगे, 6 तरीके, जिसमें से मैंने एक बताया है R1 के सापेक्ष प्रसार। चलिए 1-2 पर और डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप इसका प्रसार C1 के सापेक्ष करना चाहते हो, तो आप लिख लीजिए C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो इसे लिखोगे सारणिक A बराबर, सबसे पहले कौन सा अवयव लिखोगे आप C1 का, 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 7। तो सबसे पहले 1 लिख लेते हैं। पर ये बताओ 1 प्लस में लिखा जाएगा कि माइनस में, तो उसके लिए आप डिसाइड कर चुके हो कि ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर ये वाला माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे ही होता है। तो 1 को आपको प्लस में लिखना है। चलिए मैंने 1 लिख लिया। अब 1 लिखने के बाद देखो R1 लाइन C1 लाइन छूट जाएगा, तो बचेगा 5, 6, 8, 9। फिर इसके बाद आपको 4 को लिखना है, पर 4 प्लस में लिखा जाएगा कि माइनस में, तो आप जान चुके हो 4 को माइनस में लिखा जाएगा। अब 4 को लिखने के बाद ये वाली लाइन यानी R2 लाइन और C1 लाइन ये छूट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2, 3, 8, 9। उसके बाद अब आपको 7 को लिखना है, तो 7 आप प्लस में लिखोगे। जब 7 लिखोगे तो ये R3 लाइन और C1 लाइन छूट जाएगा, तो ये बचेगा 2, 3, 5, 6। क्लियर ना। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 1, इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 9 हो गया 45, माइनस 8 × 6 करोगे हो गया 48, माइनस 4। अब इसको सॉल्व करिए, 2 × 9 करोगे तो ये हो जाएगा 18, माइनस 8 × 3 करोगे तो ये हो गया 8 × 3 = 24, प्लस 7। अब इसको सॉल्व करो, 2 × 6 करोगे तो ये हो जाएगा 12, माइनस 3 × 5 करोगे हो जाएगा 15। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 45 में से 48 घटाओगे -3, यहां घटाओगे ब्रैकेट के अंदर बचेगा -6, -6 का गुणा जब 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, प्लस में यहां ब्रैकेट के अंदर -3 बचेगा, -3 का गुणा 7 में करोगे तो ये हो जाएगा 21। इस तरीके से देखो 24 और -3 - 21 हो गया -24 बराबर 0 आ गया। और यही आंसर पहले भी तो आया था, है ना। तो आंसर वही आता है। किसी भी सारणी का प्रसार आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करो, आंसर हमेशा वही आएगा। ठीक है ना। तब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर बताइए वास्तव में हमें इस सारणी का प्रसार किस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करना चाहिए, है ना। एक प्रश्न मन में आएगा कि इसका प्रसार किस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करें। तो जरा एक नोट पॉइंट आप लोग देख लो। देखो नोट पॉइंट देख लो, समझ में आ जाएगा। नोट पॉइंट में आपको कहा जा रहा है कि सारणी को किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर समान मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब यदि आप R1 के सापेक्ष प्रसार करो, चाहे R2 के सापेक्ष, चाहे R3 के सापेक्ष, या C1, C2, C3 के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष प्रसार करो, हमेशा आपको कैसा मान प्राप्त होगा, समान मान प्राप्त होगा। परंतु गणना करते समय हमें सारणी को उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या सबसे अधिक हो। क्या हो, शून्यों की संख्या सबसे अधिक हो। जिसमें शून्य की संख्या सबसे अधिक हो, आपको प्रसार उसी के सापेक्ष करना चाहिए। इससे क्या फायदा है, जरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सारणिक ये दिया गया है, ठीक है, ये एक सारणिक दिया गया है। आपसे कहा जाए आप इसका प्रसार करिए, तो आप इसका प्रसार 6 में से किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन इस बार यदि आप इसका प्रसार C1 के सापेक्ष करो तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। क्वेश्चन आसान इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें 2 0 दिख रहे हैं, 2 0 दिख रहे हैं। इनका क्या फायदा मिलेगा, चलिए समझ लेते हैं। तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं सारणिक A बराबर
किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो? C1 के, तो लिख लो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो सबसे पहले इस एक को लिखोगे, प्लस में कि माइनस में, तो आप कहोगे प्लस में, तो +1 लिख लिए। अब ये पूरी लाइन छूट जाएगी, तो बचेगा इतना इतना गुणे इतना इतना। हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये, तो ये बन जाएगा cos 3π/10 इंटू cos 2π/10, फिर माइनस का चिन्ह sin 3π/10 इंटू sin 2π/10, ठीक है ना। फिर ब्रैकेट बंद। अब इसको लिखना, इस जीरो को माइनस के साथ। अब माइनस के साथ भाई हम जीरो लिखेंगे, यहां ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए, चाहे जो आए, सब कुछ जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या इसे लिखने का कोई मतलब है? नहीं। उसी तरीके से जब इस जीरो को लिखोगे तो लिखोगे +0। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आए, ये सब कुछ हो जाएगा जीरो, तो इसको भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। यही फायदा है, यदि आप R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो आपको सिर्फ ये एक पद लिखना पड़ेगा, ये दोनों पद नहीं लिखने पड़ेंगे। तो समझ में आ गया किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहिए? हाँ, आप उसी के सापेक्ष प्रसार करोगे जिसमें जीरो की संख्या सबसे ज्यादा होगी। अब देखो, जब इसे सॉल्व करोगे, ये लिखा है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये है cos A प्लस B का फार्मूला, यानी cos 3π/10 प्लस 2π/10। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा cos 5π/10 और cos 5π/10 बन जाएगा cos π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री और cos 90 का मान होता है 0, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। क्लियर इतनी बात? एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपको a बराबर इतना दिया गया है, इसका सारणिक आपको निकालना है। तो पहले इसे आप सारणिक रूप में लिखोगे, तो लिखोगे सारणिक a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। अब इसका प्रसार करने के लिए R3 लाइन के सापेक्ष कर सकते हो या फिर ये C3 लाइन के सापेक्ष कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं दोनों में जीरो की संख्या सबसे ज्यादा है। R3 लाइन में भी 2 जीरो है और ये C3 लाइन में भी 2 जीरो है, तो आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो। चलिए हम C3 के सापेक्ष करके दिखा रहे हैं। तो आप लिखोगे C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, पूरा लिख लीजिएगा, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये सारणिक A बराबर हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिखोगे 0, अब ब्रैकेट में कुछ भी आए सब 0 हो जाएगा। फिर इसको लिखोगे 0, फिर ब्रैकेट में कुछ आए सब 0 हो जाएगा। अब इस एक को लिखना है। अब बताओ, एक को प्लस में लिखा जाता है कि माइनस में? तो आप कहोगे ये वाला अवयव A33 है, 3 ऐड करोगे 6 आएगा। यह एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ +1 लिखा जाएगा। अब जब +1 लिख लिए तो ये लाइन छूट जाएगा, बचेगा कितना? cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इनको आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, ऐसे फिर माइनस ये। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट एक माइनस यहाँ पहले से लगा है तो ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक सर्वसमिका है जिसका मान 1 होता है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1। क्लियर इतनी बात? तो यहां से आप समझ गए कि किसी भी सारणिक का प्रसार किस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करना है जिसमें शून्यों की संख्या सबसे अधिक हो। क्लियर ना? अब हम दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं। दूसरे नोट पॉइंट में कहा जा रहा है सारणिक का प्रसार करते समय -1 टू द पावर i प्लस j के स्थान पर i प्लस j के सम होने पर +1 तथा विषम होने पर -1 का गुणा करते हैं। यह बात हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक ना। अब बढ़ते हैं तीसरे नोट पॉइंट पे। तीसरे नोट पॉइंट में कह रहे हैं कि यदि a बराबर aij m क्रॉस m, तब सारणिक ka बराबर k टू द पावर n इंटू सारणिक a, जहां n क्या है? n बराबर है आव्यूह की कोटि। n क्या है?
आव्यूह की कोटि है। कहने का मतलब यदि आव्यूह द्वितीय कोटि का है, यदि A बराबर aij 2 क्रॉस 2 का है, तो जब आप यहां से ka निकालोगे तो ये बन जाएगा k⁻2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। यदि आव्यूह आपका B जो है ये मान लो 3 क्रॉस 3 का है, B इक्वल टू bij 3 क्रॉस 3, तो जब यहां से आप kb निकालोगे तो ये बन जाएगा k⁻3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ऐसे ही मान लीजिए आपका आव्यूह C बराबर है Cij 4 क्रॉस 4, तो जब यहां से आप ka निकालोगे सारणिक ka, तो ये बन जाएगा k⁴ इंटू सारणिक A। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए A बराबर आव्यूह A बराबर दिया गया है A B C D, ये दिया गया है। अब यहां से जब आप सारणिक A निकालोगे तो सारणिक A बराबर आपको मिल जाएगा A B C D, लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा AD माइनस BC। ये किसका मान निकल गया? ये सारणिक A का मान निकल गया। अब आपको इसमें K का गुणा करके तब सारणिक लेना है, तो इस आव्यूह A में हम K का गुणा कर देते हैं, KA कर देते हैं। तो आप जानते हो कि यदि किसी आव्यूह में K का गुणा किया जाए तो उसका गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाता है, तो ये बन जाएगा KA KB KC KD, ठीक है ना। अब यहां से आप इसका सारणिक लीजिए, सारणिक KA बराबर ये हो जाएगा सारणिक KA KB KC और KD। अब इसको सॉल्व करिए तो KA गुणे KD होगा, तो यहां से बन जाएगा K² इंटू AD, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, KC गुणे KB करोगे तो ये बन जाएगा K² गुणे BC। इन दोनों से आप K² कॉमन ले लीजिए, तो KA बराबर K² कॉमन ले लोगे तो यहां बन जाएगा AD माइनस BC, और AD माइनस BC को देखो हम क्या लिख सकते हैं, सारणिक A लिख सकते हैं। यहां से मेरा मिल गया सारणिक KA बराबर k⁻2 इंटू सारणिक A। क्लियर ना। इसी तरीके से यदि आव्यूह तृतीय कोटि का होता यहाँ k⁻3 बन जाता, यदि आव्यूह चतुर्थ कोटि का होता तो यहाँ k⁴ बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों नोट पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग प्रथम कोटि के सारणिक का प्रसार, द्वितीय कोटि के सारणिक का प्रसार और तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करना सीख चुके हैं, है ना। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि सर यदि सारणिक चतुर्थ कोटि का हो तब, चतुर्थ कोटि का हो तब क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यह आपके सिलेबस के बाहर की चीजें हैं। चतुर्थ कोटि का सारणिक आपको अपने सिलेबस में नहीं मिलेगा। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ द्वितीय कोटि का सारणिक और तृतीय कोटि का सारणिक है, केवल यही दोनों हैं। ये प्रथम कोटि का सारणिक या चतुर्थ कोटि का सारणिक, ये 5 कोटि का सारणिक या 6 कोटि का सारणिक, ये सब नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ द्वितीय कोटि का और तृतीय कोटि का सारणिक मिलेगा, जिसका प्रसार आप सीख चुके हो, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जब ये सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे तो सारणिक के बचे हुए कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।